15 मिलियन टीनेज हर वर्ष बच्चों के जन्म देते हैं तथा लगभग 4 मिलियन गर्भपात कराती है। दुनिया में लगभग आधी गर्भधारण अनियोजित है। पेंशन प्रणाली जैसी दीर्घकालीन योजनाओं को उस समय का अनुमान लगाना चाहिए जब वृद्ध आबादी युवा आबादी की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही होंगी। ये वृद्ध आबादी अपनी चुनौतियों को लेकर ही बहुत जल्दी हमारा भारत में भी आ रहा है। भारत का भूमि क्षेत्र दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र के 2.4% के बराबर है। हालांकि यह पृथ्वी की 17.84% आबादी को आश्रय प्रदान करते हैं। अगर यह रुझान जारी रहे तो पारंपरिक भद्रलोक वर्ग अपने मूल शहर में एक पीढ़ी के भीतर लगभग विलुप्त हो जाएंगे। बेशक इसकी जगह लेने के लिए एक नया मध्यम वर्ग उभरेगा। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युवावाणी। मैं हूं आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा और आप सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। युवा श्रोताओं, आज का हमारा विषय है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर पीजे शर्मा फ्रॉम डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय, अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, यानी कि युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपना मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। यह विषय यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हैं कि युवा लोगों के पास अपने जीवन और भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर हो, विशेष रूप से परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में। यह आर्थिक अनिश्चितता, लैंगिक असमानता, स्वास्थ्य चुनौतियाँ, जलवायु संकट और संघर्ष जैसे मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है, जो युवा लोगों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह थीम 1994 के जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से मेल खाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और भविष्य के बारे में सूचित विकल्प बनाने के अधिकार पुष्टि की गई थी। यह सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी होती है, विशेष रूप से लैंगिक समानता, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित लक्ष्य युवा लोगों पर ध्यान केंद्रित करने से एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ दुनिया को आकार देने की उनकी क्षमता को पहचाना जाता है। संक्षेप में, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 उन नीतियों और कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है जो युवा को जिम्मेदार विकल्प चुनने, अपने प्रजनन अधिकारों को प्रयोग करने और एक ऐसे विश्व में योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है जहां हर कोई समृद्ध हो सके। UNFPA की एक विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया है कि दुनिया में लगभग आधी गर्भधारण अनियोजित है। इसके परिणाम लिंग आधारित हिंसा, संघर्ष की स्थितियों में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं तक जरूरतमंदों को पहुंच में कमी और असुरक्षित गर्भपात के जोखिम में वृद्धि हो सकते हैं। गरीबी और असमानता अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारक है। दुनिया भर में किशोर लड़कियों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई को उनके समुदाय या माता पिता विवाह और मातृत्व के लिए तैयार मानते हैं, कोई को स्कूल से निकाल दिया जाता है जिससे उनके भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि स्कूल में रहने वाली लड़कियों के बीच भी उनके स्वास्थ्य, मानवाधिकारों और प्रजनन अधिकारों के बारे में बुनियादी जानकारी तक पहुंच पाना मुश्किल हो सकता है, जिससे वे बीमारी, चोट और शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाती है। जातीय अल्पसंख्यक के सदस्यों या गरीबी या दूरदराज के इलाकों में रहने वाली लड़कियों के बीच और भी बढ़ जाती है। फिर भी जब किशोर लड़कियों को सशक्त बनाया जाता है, जब उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होता है और उन्हें सफल होने के लिए साधन दिए जाते हैं, तो वे अपने समुदायों से सकारात्मक बदलाव की वाहक बन जाती है। 1990 से विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1950 और 2020 के बीच 70 साल में दुनिया की आबादी 3 गुनी से भी ज़्यादा बढ़ गई है। दुनिया की आबादी 2030 तक 8.5 बिलियन होने का अनुमान है। चिकित्सा विज्ञान की उन्नति, रोग विशिष्ट टीकाकरण की उपलब्धता के साथ धीरे धीरे
जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, आयु विशिष्ट मृत्यु दर में भी धीरे धीरे कमी देखी गई है। साथ ही संसाधन संपन्न क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या की आग्रह ने उपलब्ध संसाधनों का संकट पैदा कर दिया है। जलवायु परिवर्तन, हिंसा और भेदभाव कुछ ऐसे कारक हैं जो इस संबंध में अधिक समस्या पैदा करते हैं। वर्ग, धर्म, जातीयता, यौन अभिविन्यास, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव और हिंसा होती है। भारत का भूमि क्षेत्र दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र के 2.4% के बराबर है। हालांकि यह पृथ्वी की 17.84% आबादी को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे आबादी 26.10% लगभग और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 33.47% लगभग होते हैं। भारत में गरीबी एक पुरानी घरेलू समस्या है। लगभग 50% भारतीयों को पास उचित आश्रय नहीं है। करीब 70% के पास अच्छे शौचालय नहीं है। 35% करीब घरों में पानी का कोई स्रोत नहीं है। करीब 85% गाँव में भी अच्छे पर्याय की विद्यालय नहीं है और उनमें 40% से अधिक गाँव को जोड़ने वाली उचित सड़कें भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक समय बोले थे, 8 अरब से ज़्यादा की वैश्विक आबादी तक पहुंचना एक संख्यात्मक मील का पत्थर है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा लोगों पर होना चाहिए। जिस दुनिया का हम निर्माण करने का प्रयास करते हैं उसमें 8 अरब लोगों को मतलब है सम्मानजनक और संपूर्ण जीने का 8 अरब अवसर। हम अधिकारों और विकल्पों से सशक्त स्वास्थ्य समाज के लिए इन 8 अरब अवसरों की कल्पना करते हैं। एक बुनियादी मानव अधिकार है प्रजनन, आयु वर्ग की आबादी को लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की स्वतंत्रता के साथ स्वेच्छा से सुरक्षित और प्रभावी परिवार नियोजन का पहुंच प्रदान करना। हम मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहते हैं और उन्हें सुदृढ़ करना चाहते हैं। 8 अरब की दुनिया में हमें अधिकारों और वास्तविकताओं से बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा की संभावना के लिए गुंजाइश बनानी चाहिए। नैरोबी का शिखर सम्मेलन में जनसंख्या स्थितीकरण के संबंध में प्रगति में तेजी लाने के लिए 5 प्रमुख बिंदु पर विचार किया गया था। वो है नंबर 1, सार्वभौमिक स्वास्थ्य नीति के एक भाग के रूप में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुंच होने वाला स्वास्थ्य कवरेज। नंबर 2, ICPD के कार्य योजना को पूरा करने और लाभ को बनाए रखने के लिए आवश्यक वित्त पोषण। नंबर 3, आर्थिक विकास को गति देने और टिकाऊ विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनसांख्यिकीय विविधता का लाभ उठाना। नंबर 4, लिंग आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना तथा नंबर 5, मानवीय और नाजुक परिस्थितियों में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को कायम रखना। ये सारे मूल बिंदु SDG से जुड़े हुए हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग रिलेटेड है। SDG 5 है जेंडर इक्वेलिटी रिलेटेड। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने के हमारे उद्देश्य है दोनों लिंगों के युवाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण करना, समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए लोगों की शिक्षित करना, प्रजनन आयु वर्ग की आबादी को कामुकता के बारे में विस्तार से शिक्षित करना और जब तक वे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ लेते तब तक विवाह में देरी करना। हर जोड़े को प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच देनी चाहिए। युवा पीढ़ी में अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए उचित और युवा अनुकूल उपायों का उपयोग करना, गर्भावस्था में संबंधित बीमारियों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाना ताकि वे समय पे पहले बच्चों के जन्म के खतरों के बारे में जान सके, विभिन्न संक्रमणों और यौन संचारित रोगों को रोकना, यह सुनिश्चित करना कि हर लड़की और लड़के को समान प्राथमिक शिक्षा मिले। महिलाओं को अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन सेवाएं के अंदर वायरस से निपटने का तरीका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के स्वरूप मैं बोलना चाहूँगा कि भारी वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि जिका वायरस यौन रूप से भी फैल सकता है। ये मच्छर के माध्यम से भी आते हैं और संक्रमित माताओं से पैदा होने वाला शिशु में इसका खतरा सबसे अधिक होता है। ऐसा बच्चों में माइक्रोसेफेली और अन्य संभावित खतरनाक स्थितियों का उत्पन्न होता है। हैती नामक देश की स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिका प्रतिरोध योजना जारी की, जिसमें
कंडोम और अन्य सेवाओं का पहुंच बढ़ाना शामिल है। युवाओं, विशेषकर 15 से 19 वर्ष की आयु के बीच टीनेजर्स में लैंगिकता संबंधी मुद्दों का समाधान किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार इस आयु की लगभग 15 मिलियन टीनेज महिलाएं हर वर्ष बच्चों के जन्म देते हैं तथा लगभग 4 मिलियन गर्भपात कराती है। यानी कि ये सारे टीनेज प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिलिंग का उद्देश्य समुदाय के लोगों की प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह दुनिया भर में गर्भवती महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु के प्रमुख कारण है। यह ज्ञात है कि लगभग 800 महिलाएं प्रतिदिन बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया में मर जाती है। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस का अभियान दुनिया भर के लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के प्रति ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का असर के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल बेसिक वैक्सीनेशन कवरेज 38% से बढ़कर 77.5% हुआ है। 0 to 6 ईयर्स का अंडरवेट चिल्ड्रेन 4% घट गया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 52.2 से 79.2 तक बढ़ गया है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी 11.8 से 7.7 तक घट गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 22.9 से 12.9 हुआ है। TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या, जिस पर एक आबादी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खुद को बिल्कुल प्रतिस्थापित करती है बिना प्रवासन से। विकसित देशों में जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए प्रवास को अनदेखा करते हुए बोल रहा हूँ, वो 2.1 का TFR आवश्यक है। इंडिया की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR 2013 में 2.3 थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए TFR 2.5 थी, लेकिन शहरी भारत के लिए यह 1.8 पर थी, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका से थोड़ा नीचे। इसका एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि भारत का समग्र TFR लगभग निश्चित रूप से प्रतिस्थापन से नीचे आ जाएगा, क्योंकि देश भर में प्रजनन दर में व्यापक अंतर बना हुआ है। दक्षिणी राज्यों में यह दर कुछ समय से कम रही है, लेकिन अब कई उत्तरी राज्यों में यह तेज़ी से गिर रही है। तमिलनाडु में TFR 1.7 थी, लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में भी यह स्थिति थी। उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमशः 3.1 और 3.5 के साथ देश में सबसे अधिक TFR थी, लेकिन इनमें भी लगातार गिरावट आ रही। पश्चिम बंगाल में प्रजनन दर देश में सबसे कम है, यहाँ TFR 1.6 है। ग्रामीण बंगाल के लिए यह स्तर 1.8 है, लेकिन शहरों के लिए यह चौंकाने वाला 1.2 है। यह दुनिया में सबसे कम स्तरों में से एक है और सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के बराबर की है। इसे और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जब हम भारत के प्रमुख शहरों में जन्म की तुलना करते हैं। 2011 से 13 के दौरान कोलकाता की जन्म दर सिर्फ 9.9 थी, जबकि चेन्नई में यह 15.1 और दिल्ली में 17.8 तथा मुंबई में 14.7 थी। यह हाल के दशकों में कोलकाता के शिक्षित युवा के बड़े पैमाने पर बेंगलुरु, दिल्ली, NCR और दुनिया भर में प्रवासन के अलावा है। अगर यह रुझान जारी रहे तो पारंपरिक बंगाली भद्रलोक वर्ग अपने मूल शहर में एक पीढ़ी के भीतर लगभग विलुप्त हो जाएंगे। बेशक इसकी जगह लेने के लिए एक नया मध्यम वर्ग उभरेगा, लेकिन इसके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थ होंगे। अन्य भारतीय शहर भी एक नए मध्यम वर्ग के उदय को देख रहे हैं, लेकिन उनके मामले में यह पुराने मध्यम वर्ग के तेजी से खत्म होने के बजाय ऊपर की और गतिशील और आंतरिक प्रवास से अधिक प्रेरित हैं। प्रजनन के रुझान नीति के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखते हैं। सबसे पहले सामाजिक नीति को जन्म नियंत्रण से हटकर शिशु मृत्यु दर जैसे अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, पेंशन प्रणाली जैसी दीर्घकालीन योजनाओं को उस समय का अनुमान लगाना चाहिए जब वृद्ध आबादी युवा आबादी की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही होंगी। ये वृद्ध आबादी अपनी चुनौतियों को लेकर ही बहुत जल्दी हमारा भारत में भी आ रहा है। तीसरा नंबर में ये बोलना चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के प्रावधान को जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। जनसंख्या संरचना में धीरे धीरे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि जापान और चीन ने पाया है, एक बार जब यह गति पकड़ लेती है तो इंडिया भी यह एक शक्तिशाली गति पकड़ लेंगे। वास्तव में कुछ भारतीय राज्यों को एक दशक के भीतर इन मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय प्रजनन दर में गिरावट कोई अनोखी बात नहीं है, यह हर दूसरे देश की आर्थिक स्तर पर अनुभव की गई गिरावट की अनुरूप ही है। विकसित देश दशकों से प्रतिस्थापन दर से नीचे है, लेकिन अब
उभरते दुनिया में प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। चीन, ब्राज़ील और रूस सभी प्रतिस्थापन दर से नीचे है। केवल अफ्रीका में अभी भी बहुत अधिक जन्म दर है, लेकिन यह भी अंततः गिर ही जाएंगे। फिलहाल चाइना का पॉपुलेशन डेंसिटी 151 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इंडिया का 492 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी देखें इस साल का मिड ईयर का हिसाब से, तो वो आता है 55 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सारा वर्ल्ड का पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन 2050 में 65 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एक्सपेक्ट किया गया है। वर्तमान सारा वर्ल्ड का टोटल फर्टिलिटी रेट TFR 2.24 है। वहीं TFR 2050 में सारा वर्ल्ड में 2.1 एक्सपेक्ट किया गया है। वर्ल्ड का 2025 में मिड ईयर में मीडियन एज है 30.9 ईयर्स। वहीं चीज़ चाइना में है 40.1 ईयर्स और इंडिया में है 28.8 ईयर्स। यानी कि इंडिया अभी भी यंग पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है, जो अपना कर्म क्षमता के हिसाब से अच्छा GDP तक पहुंच सकता है और देश का भविष्य स्वर्णमय कर सकते हैं। देश की ज़बरदस्त GDP वृद्धि के बावजूद भारत में गरीबी अभी भी व्याप्त है। यह अपनी GDP का केवल 1% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, जो चीन के आधे से भी कमी है। जब हम सार्वजनिक व्यय की तुलना कर रहे हैं, तो इसकी तुलना रूस और ब्राज़ील से करें, जिनका स्वास्थ्य पर खर्च उनके संबंधित GDP का लगभग 3.5% है। तब ही भारत का स्वास्थ्य खंड अच्छा हो सकते हैं। अंत में आज का ये वक्तव्य मशहूर एक डायलॉग के साथ समाप्त करना चाहूँगा, जो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हेनरी W. कैंडल के है। वो बोलते हैं, यदि हम न्याय और करुणा के साथ जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोकते हैं, तो प्रकृति हमारे साथ क्रूरतापूर्वक और बिना दया के ऐसा करेंगे और एक तबाह दुनिया छोड़ जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर PJ शर्मा का टॉक, जो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय अरुणाचल प्रदेश से है। उम्मीद करती हूँ उनकी ये अनुभवी विचार हमारा युवा श्रोताओं को अच्छा लगा होगा और इस संदर्भ में मंथन करेंगे।